शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से दो प्रश्न किया था संविधान अध्याय 2 के वीडियो में, जिसका सही जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम है विशाल कुमार गौड़। आप सभी इस वीडियो में भी आपसे आगे दो प्रश्न किए जाएंगे और इसका जवाब कमेंट में देना न भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सन 1935 के भारत शासन अधिनियम तक चर्चा की थी। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही म्यांमार को भारत से अलग किया गया। दोस्तों, यह वही म्यांमार है जहां स्वाधीनता की पहली लड़ाई के अगुआ बहादुर शाह जफर को भी कैद किया गया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को उसी म्यांमार की मांडले जेल में कैद करके रखा गया। इसके अलावा जो म्यांमार है, म्यांमार की ये कहूँ कि सांस्कृतिक चीज़ों में भी भारत की झलक मिलती है। जैसा कि एक गीत आपको मैं बताऊं, मेरे पिया के रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, तो इसमें भी रंगून आपको जो कि म्यांमार का स्थान है वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप सभी के लिए दो प्रश्न है। एक तो कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है कि म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया, यानी वो वर्ष बताना है। ये दो प्रश्न है आपसे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है और म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया। ये दो प्रश्न है आज के लिए। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा ही प्रधानमंत्री के लिए प्रीमियर शब्द का प्रयोग किया गया। प्रीमियर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी प्रधानमंत्री को बोला जाता था प्रीमियर, तथा मंत्री के लिए तो मिनिस्टर शब्द का ही प्रयोग होता था। यानी कि 1935 के अधिनियम में यह कहा गया कि जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के लिए प्रीमियर शब्द का प्रयोग और मंत्रियों के लिए मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 की। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यह माउंटबेटन योजना पर आधारित है। माउंटबेटन योजना पर आधारित था और यह 3 जून 1947 को लागू किया गया। इसके अलावा इसमें यह प्रावधान था कि इसे 2 डोमिनियनों में बांट दिया गया। यानी इस प्रस्ताव के द्वारा अब भारत और पाक यानी कि पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनियन में इसको अलग कर दिया गया, बांट दिया गया। अब बात आती है कि जब इसे बांट दिया गया तो इसके सीमा के निर्धारण की, कि सीमा का जो निर्धारण हो वो किस प्रकार से हो। तो इसके लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई सीमा के निर्धारण हेतु। अब सीमा के निर्धारण हेतु जब कमेटी गठित की गई तो यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो सर रेडक्लिफ महोदय के द्वारा किया गया। और यही जो है भारत और पाक के बीच की रेखा है जिसको कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा, यानी इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा रेडक्लिफ रेखा। तब तक जब तक ये सब काम हो रहा था, यानी सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, तब तक 18 जुलाई सन 1947 को जो ब्रिटेन की संसद में यह अधिनियम पारित भी हो गया।
तथा इसे 15 अगस्त सन 1947 को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसे लागू कर दिया। किसे? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू भी कर दिया गया। अब देखिए, जो ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया, तो ही या इसके लागू होने के साथ ही जो भी इसके प्रावधान थे, यानी जो 1935 के अधिनियम के आधार पर जो भी प्रावधान था वह सारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसके लागू होते ही स्वतः समाप्त हो गए, अर्थात कोई भी व्यक्ति इसके आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर किसी प्रकार के पद की किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता था, तथा दोनों को पृथक पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। हाँ, इसके अलावा बात आती है संविधान की रचना, यानी अब संविधान की रचना किस प्रकार से की। तो भारतीय संविधान की जो रचना है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। कैबिनेट मिशन योजना, इसी के तहत भारतीय संविधान की रचना की गई। और यह योजना 24 मार्च सन 1946 को भारत आया। अब ये जो योजना आई, इस योजना में 3 प्रमुख व्यक्ति थे। इस योजना में 3 प्रमुख व्यक्ति थे, यानी कि सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, यह इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे। जो माउंट योजना आई, उस योजना के तहत 3 व्यक्ति थे जिन्होंने जो है भारत में संविधान की रचना के लिए आए थे। अब यह बात आती है कि जब संविधान की रचना की गई तो उसमें किस प्रकार से व्यक्तियों का चुनाव किया गया, कि जो संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव किया गया वो किस प्रकार से किया गया। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। इस सब पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगली बात आती है कि जो सदस्यों का चुनाव किया गया तो कम से कम कितनी संख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया, यह भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रतिनिधियों की जो संख्या का निर्धारण है, यह प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से इसका चुनाव किया गया। हाँ, संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया। जो 389 सदस्यों का चुनाव किया गया, इसमें से 292 सदस्य प्रांतों से लिए गए थे। 292 सदस्य प्रांतों से लिए गए थे। इसके अलावा 93 सदस्य देशी रियासतों से सम्मिलित किए गए थे। देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से सम्मिलित किए गए थे। अब जो है बात आती है कमिश्नरी क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे उस समय। दिल्ली, बलूचिस्तान,
कुर्ग और उसके बाद अजमेर और मेवाड़ दोनों को मिलाकर एक था, अजमेर और मेवाड़। अब देखिए टोटल आप जोड़ेंगे तो यह 389 सदस्य हो जाएंगे। इसमें देखिए जो 292 और ये 4 यानी कि 296 सदस्य जो थे, 292 प्लस 4 296 सदस्य थे, इन्हीं पर चुनाव हुआ, इन्हीं के लिए चुनाव हुआ। क्योंकि बाकी के जो 93 सदस्य हैं ये देशी रियासत से थे और उन रियासतों से या तो डायरेक्ट वो राजा या उसका प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हो सकता था, उसके लिए चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। तो चुनाव हुआ केवल 296 पर। अब 296 पर जो चुनाव हुआ इसमें से आप देखेंगे 208 सीटें कांग्रेस को मिली, इसके अलावा 73 सीट या मुस्लिम लीग को मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, इसके अलावा 8 सीट जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको, तथा 7 सीट अन्य छोटे जो राजनीतिक दल थे, अन्य राजनीतिक दलों को मिला। यानी कि टोटल आपका 296 सीटों पर ये चुनाव का परिणाम रहा। हाँ, संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिसके कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मात्र 299 रह गई, 299 ही रह गए। क्योंकि चुनाव तो उतने पर हुआ, लेकिन संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, ताकि उसके बाद जाकर के 299 पर ही चुनाव हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, इसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तथा इसके 2 दिन बाद यानी 9 के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को पुनः दूसरी इसकी बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तथा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो प्रथम बैठक हुई थी उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तथा इसी दिन वी एन राव इनको जो है संविधान सभा के सलाहकार के रूप में चुना गया। सलाहकार या यहाँ पर बाकी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि BN राव और भीम राव में, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि BN राव दूसरे व्यक्ति हैं जिनको संविधान सभा का सलाहकार किया गया था। क्योंकि यह पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप बताएंगे BN राव, यानी कि इनका बेनेगल नाथ राव इनका पूरा नाम था। और वो जो व्यक्ति है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप सभी जानते ही हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है।
हाँ, इसके अलावा ये जो बैठक हुई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में यह बैठक हुई, जिसे इस समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता है। और जो संविधान सभा के जो सदस्यों को लेकर के आप देखेंगे कि 3 सितंबर को नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन किया गया। 3 सितंबर 1946 ईस्वी को। तो इसके बाद से आज का वीडियो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो अंतरिम सरकार में किसको कौन सा पद दिया गया, इस सारे का जिक्र जो है हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो आपसे यदि आप इस वीडियो के द्वारा जो कुछ भी आपको लाभ मिला हो, तो आप अन्य अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और प्रयास करिए कि यहाँ जो हम लोग, मेरा ये मानना है कि हम लोग यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अधिक प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आप सबका सहयोग ये रहे कि आप जल्दी से जल्दी अपना इस परिवार को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुँचाएँ, ताकि उसके लिए लाइव क्लास के लिए मैं आप सभी से जुड़ सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।